Hello everyone, thank you so much for clicking in this video. Welcome to my channel, and if you are already with my channel then welcome back to my channel. Today we will discuss about in our today's video that the central idea of the poem Dust of Snow. There is a poem named Dust of Snow given in our English subject, that is very important chapter. So because of that today we will discuss about what is the central idea, what is the real meaning of that poem. The name of the poem is Dust of Snow. So let's get started. आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो 7 मार्च को आपका इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है उसमें सेंट्रल आइडियाज तो पोयम के जरूर से आएंगे। तो जो हमारा ये वाला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंड वाइटल पोयम इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट Dust of Snow is a wonderful poem of nature. Firstly, we will write here the name of the poet who is written this poem and what is the name of the chapter. So the chapter name is Dust of Snow. मतलब Dust of Snow is a wonderful poem. Dust of Snow हमारी एक wonderful कविता है, एक बहुत ही अच्छी कविता है, प्यारी सी सुंदर सी कविता है ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति से आधारित है। प्रकृति की चीजें तो हमें कितनी ज्यादा पसंद होती हैं। प्रकृति में बैठना, पेड़ों की छांव में बैठना, पेड़ों से बातें करना। एक्सक्यूज मी दीदी, पेड़ों से बातें कैसे करते हैं? वो सब भी पॉसिबल है, बस आप लोग को पता नहीं है। मान लो अगर आप किसी पेड़ के साथ बैठ करके डेली उसको आराम से सहलाओगे, उससे बातें करोगे, एक क्षण ऐसा भी आएगा जब आप उसके पास जाओगे तो वो थोड़ा बहुत ऐसे हिलेगा। ये सारी चीजें भी होती हैं। ये बोर्ड एग्जाम देने के बाद ना वो सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख लीजिएगा। तो देखो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो हमारा जो क्या है, इज अ वंडरफुल पोयम, एक बहुत ही वंडरफुल पोयम है जो कि नेचर यानी कि प्रकृति से आधारित है। और इसको लिखा किसने है, इसके लेखक पोएट का नाम भी हम लिख देंगे, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोयम हमारा लिखा गया है। देखो ये क्या है कि चाहो तो अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं होगा, वैसे तो आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके पास तो ब्लैक और ब्लू 2 पेन होने ही चाहिए। तो क्या करना, इन दैट सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि आपकी ब्लैक पेन खत्म हो गई होगी, या फिर मान लो नहीं भी खत्म हो, जल्दी जल्दी में आपने सारा ब्लू पेन से ही लिख दिया, तो क्या करना कि जो नाम रहेगा ना उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अगर देखो ब्लैक से भी लिखोगे तो भी ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप अंडरलाइन कर देना। क्यों अंडरलाइन करना है दीदी हमें? क्योंकि देखो एग्जामिनर तो वो आपका पूरा पढ़ेगा नहीं कि आपने एक एक लाइन क्या लिखा हुआ है, वो ये देखेगा कि इसके कवि का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है। तो वो उसको कैसे पता चलेगा, वो खोजने तो जाएगा नहीं। क्या करना कि जो लिखे रहोगे उसको ब्लैक पेन से लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देना, किसी भी पेन से लिखो अंडरलाइन जरूर कर देना। एक कहावत है कि एग्जामिनर को जितना कम समय लगता है आपकी कॉपी चेक करने में, उतने ही ज्यादा नंबर मिलने की आपको संभावना होती है। देखो एग्जामिनर को अगर ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आपकी कॉपी चेकिंग में उसको परेशानी हो रही है, ज्यादा समय लग रहा है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं से नंबर काट लेगा। और अगर कम समय लग रहा है यानी कि उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपने सीरियल वाइज लिखा है, ऐसा लिखा है कि एग्जामिनर की आंखें यही पर आकर के रुक जाए कि हाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है, बिल्कुल सही है, चेक करो, नंबर दे करके बच्चे को चले जाओ। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। That will be Dust of Snow is a wonderful poem of nature by Robert Frost. इन दिस पोयम यानी कि इस कविता में एन इंसिडेंट, एक घटना इस प्रेजेंट उपस्थित है, यानी कि इस पोयम में एक घटना है। एक घटना है, कौन सी घटना है? द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी देखो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया। एक्चुअली मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है बट आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो क्या है कि जो हमारा पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, वो खड़े रहते हैं कहाँ पर, अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री नाम का एक पेड़ होता है और उसी के नीचे पोएट ऐसे खड़े हुए होते हैं। दैट्स सो सिंपल।
उसी को बना करके लिख दो। पढ़े होगे अब पोयम को तो अच्छे से आपको पता होगा। ही इज इन सैड मूड, वो ऐसे हेमलोक का ट्री था, खड़े थे और बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ही इज इन वेरी सैड मूड। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि हिज डे हैज बीन लॉस्ट, उनका डे तो पूरा बर्बाद हो गया, उनका दिन तो पूरा खराब हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह उठते ही हमें कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं कि पूरे दिन भर मुंह बना रहेगा, सोचेंगे कि यार पूरा दिन वेस्ट हो गया हमारा। तो वैसी ही सिचुएशन हमारे पोएट के साथ भी थी। क्या थी कि वो बेचारे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और बहुत उदास थे, सोच रहे थे कि मेरा तो पूरा दिन ही बेकार हो गया है। He is thinking that his day has been lost. Then a crow, तभी क्या हुआ कि अब पेड़ के नीचे खड़े हो तो कौआ तो ऊपर रहेगा ही ना, तो एक कौआ आया उनके पास, एक कौवा आया। Then a crow shakes the hemlock tree. तब क्या होगा, एक क्रो वहां पे आया और उसने पेड़ को हिला दिया। मतलब देखो जब पेड़ पक्षियां बैठे रहते हैं पेड़ पर तो थोड़े बहुत पेड़ों में हलचल होती है, वो उसको हिला देते हैं। तो क्या हुआ कि वो खड़े थे, दुखी थे, तभी एक क्रो उस पेड़ पर आया, वो ऐसे बैठ गया और पेड़ थोड़ा सा हिल गया। और हिलने की वजह से क्या हुआ, उस कौवे ने पेड़ को हिला दिया। शेक मतलब देखो हिलाना होता है, याद रखना। क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री, कौवे ने क्या किया कि हेमलॉक ट्री को शेक कर दिया, हिला दिया। एंड द डस्ट ऑफ स्नो, देखो डस्ट ऑफ स्नो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आवर चैप्टर नेम इज ऑल्सो डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो को हम ब्लैक से लिख करके इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्या लिखेंगे कि कौवे ने जब हिला दिया हेमलॉक ट्री को तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। हिम यूज किया गया है हमारे पोएट के लिए, तभी ना डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो का एक टुकड़ा, डस्ट ऑफ स्नो ऐसे मानो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। कौवे ने हिला दिया तो क्या हुआ, बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा फॉल्स ऑन हिम, हमारे कवि के ऊपर गिर गया, हमारे पोएट के ऊपर गिर गया। अब मान लो आप खड़े हो उदास हो, लेकिन आपके ऊपर से कोई एक फूल गिर जाए या फिर आपके ऊपर कोई अच्छा सा बर्फ का टुकड़ा गिर जाए, कुछ पत्ते गिर जाए, कुछ फूल गिर जाए, अरे बड़ा सा नारियल और कोई भारी भरकम चीजें नहीं, कोई प्यारी सी छोटी सी अच्छी चीज गिर जाए, तो आप कितने भी सैड मूड में हो बट आप थोड़े से अच्छे हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे। तो सेम चीज हमारे पोएट के साथ भी हुआ। क्या हुआ, This incident brings about a sudden change in the state of the poet mind. मतलब ये छोटी सी घटना, this little incident bring about a sudden changes, हमारे पोएट के दिमाग में ना एक अचानक सा वो चेंज लाया, परिवर्तन लाया, बदलाव लाया। क्या लाया, in the state of the poet's mind, यानी कि हमारे कवि के दिमाग की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। सपोज दैट आप ऐसे खड़े हो उदास हो, ऊपर से किसी ने आपके ऊपर थोड़े से फूलों की बरसात कर दी, तो थोड़ा तो आपके दिमाग की स्थिति में परिवर्तन हो ही जाएगा कि अरे वाह मेरे ऊपर तो फूल गिर रहे हैं, लग रहा है आज कुछ खास बात है। तो ऐसी चीज हमारे पोएट के साथ भी हुआ। देखो सडन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द पोएट माइंड इंपॉर्टेंट है, मतलब यही तो हुआ था कि पोएट के माइंड में चेंज हो गया था। कविता हमारी इसी से बिल्कुल इसी पे आधारित ही है, तो इसको भी हम ब्लैक से लिख के अंडरलाइन कर देंगे। हम करेंगे sudden change in the state of the poet mind, तो इसको आप लिख करके ऐसे अंडरलाइन कर दोगे। देखो जहां जहां मैंने ब्लैक से लिख के अंडरलाइन किया हुआ है वो चीजें कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है ना, आपको कुछ दिखे ना दिखे लेकिन वो ब्लैक से लिखा हुआ और अंडरलाइन किया हुआ बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा। ये सब ब्लू वाला तो यार फालतू बकवास की बातें, ध्यान भी नहीं दोगे आप लोग, लेकिन ये जो है इसी को याद कर लेना, मिला जुला कर इसी से रिलेटेड लिख देना। His mood had changed, तब क्या हुआ जब उनके ऊपर वो गिर गया ना तो उनका मूड जो था वो बदल गया, मिला जुला कर चेंज हुआ था। तो चेंज को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, ब्लैक से लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तब उनका मूड क्या हुआ कि चेंज हो गया। He thinks that, वो सोचते हैं it has saved the rest of his day,
तब वो सोचने लगते हैं कि अरे वाह, मेरे दिमाग में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, थोड़ी खुशियाँ मिल गई, इसने मेरे बर्बाद दिन को बचा लिया। मेरा जो दिन मुझे बर्बाद लग रहा था, एक छोटी सी घटना ने मुझे थोड़ी सी खुशी दी और मेरा दिन इससे बदल गया। ही थिंक दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। उन्होंने उसके बेकार दिन को, उस कौवे ने वो बर्फ के छोटे से टुकड़े को गिरा करके बचा लिया। एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क। और क्या हो गया, जैसे कि वो उदास थे तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे आप भी कभी उदास हो जाते होगे तो आपका भी कुछ करने का मन नहीं करता होगा। ऐसे ही उदास होके पड़े रहोगे, सोए रहोगे, फोन चलाओगे, फिर नहीं मन करेगा, फिर लेट जाओगे, सोचने लगोगे, रोने लगोगे, कुछ नहीं करोगे। तो ऐसी सेम चीजें थी। लेकिन जब उनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा, देन ही बिकम वेरी हैप्पी। तब वो बहुत खुश हो गए। और क्या हुआ कि वो अपने काम में बिल्कुल बिजी हो गए। उन्हें लगा कि इसने मेरे बेकार दिन को बचा लिया है। एंड ही गेट्स बिजी विथ हिज वर्क। और वो अपने काम में फिर से संलग्न हो गए, लाइक द क्रो, उस कौवे की तरह जो कि अपने काम में बिजी था। तो एक बार करूँ मैं फटाफट से इसका आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। नहीं तो एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा बगल में हट जाऊँ, देन रिवीजन करवा दूंगी, फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। और एग्जाम में जा करके लिख देना, लिख करके अच्छे नंबर लेकर आ करके कमेंट कर देना कि दीदी आपने बताया था और यही परीक्षा में आया था। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज पोयम। सबसे पहले हम इसको समरी के तौर पर देखो, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम का सेंट्रल आइडिया, मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु। डस्ट ऑफ स्नो इज अ वंडरफुल पोयम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक वंडरफुल पोयम है प्रकृति से रिलेटेड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में एन इंसिडेंस इज प्रेजेंट, एक घटना हुई थी। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। कवि जो थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। ही इज इन सैड मूड, वो बहुत ही दुखी मन में थे, उदास थे। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज बीन लॉस्ट, वो सोचते हैं कि उनका पूरा दिन तो बर्बाद हो गया। देन ए क्रो सैक द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। तब एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को उनके ऊपर से हिला दिया और बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा उनके ऊपर जा गिरा। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोएट माइंड। ये छोटी सी घटना कवि के दिमाग की स्थिति के रूप में एक परिवर्तन लेकर के आई। हिज मूड हैज चेंज्ड, उनका दिमाग बदल गया, मूड बदल गया। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे, उसने उसके इस बेकार दिन को बचा लिया। एंड गेट्स बिजी विथ हिज वर्क लाइक द क्रो, और वो भी उसी कौवे की तरह अपने कामों में बिजी हो गए। So this is all about our today's video. I hope that you all guys understood it. Then what you people have to do, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए you should subscribe the channel. And if this video will be helpful in your examination, you think as like this, then you can like this video, share with your friends, and if you have any doubt, then you can comment below. Take care, bye bye. See you in the next video.